हाँ जी बच्चों, नमस्कार। मैं प्रणव मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल डीएलएस विद्याकुल एजुकेशन पर, जहां पर हम लोग करने वाले बेटा आज बिहार बोर्ड की अपनी बोर्ड परीक्षा में कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि होने वाले सब्जेक्टिव ऑल ओवर द बायोलॉजी से, फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू द 16th चैप्टर। ठीक है, पूरे के पूरे 16 चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉप सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आज हम उन लोगों को सॉल्व करेंगे बेटा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और सारे के सारे बच्चों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो सभी लोग जल्दी से कर लेते हैं, पर सब्जेक्टिव में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। उनकी डिमांड थी कि सर कुछ बहुत ही हॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूरे के पूरे बायोलॉजी से होने, उनको आप लेकर आइए। ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए अवेलेबल होने वाले हैं। ना ही बायोलॉजी में, ना ही केमिस्ट्री में, बल्कि सारे के सारे चैप्टर्स, सारे के सारे आपके सब्जेक्ट्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज यहाँ आपको मिलेंगी। ठीक है, तो एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर प्रणव सर। ठीक है, आज कनेक्ट कर रहा हूँ अपने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, जो कि होने वाले हैं पूरे आपकी कंप्लीट बायोलॉजी सिलेबस से। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा, और साथ ही साथ यहाँ पे हम आपको ये भी सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या उसमें अच्छा बेहतर हम कर सकते हैं जिससे हमें नंबर अच्छा मिले। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर करके देखेंगे। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट आर द नेम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक, एक्सप्लेन। ठीक है, अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करना चाह रहा है। ठीक है, उसके पहले हम सीधे चलेंगे, पहले एम्ब्रियो सैक को एक्सप्लेन करेंगे। जब भी ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो आपको सीधे चले जाना है पहले एम्ब्रियो सैक के पास। अब जब हम लोग एम्ब्रियो सैक के पास जाएंगे तो तुरंत आपको पता है आपका चैप्टर नंबर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। वहां पे ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्ब्रियो सैक। इसका डेवलपमेंट अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको शुरुआत करना पड़ेगा। आंसर जब भी आप लिखना शुरू करेंगे तो यहां से क्या लिखेंगे आप, डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमीटोफाइट। ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गमीटोफाइट, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा एम्ब्रियो सैक। और यही क्या होता है, तुम्हारा एम्ब्रियो सैक होता है। हम लोग जानते थे जब एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गमीटोफाइट जब डेवलप होता है तो उसका डायग्राम सीधे हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक अच्छे से डायग्राम इसका हम लोग बनाते हैं। इस पे 2 एंड होते थे बेटा, है ना, एक आपका एंड होता है एंटीपोडल, एक एंड कहलाता है एंटीपोडल, और दूसरा एंड होता है बेटा माइक्रोपाइल। ठीक है, चलो, अब क्या होता है, एंटीपोडल्स पर हमारे पास देखने को मिलती है 3 सेल्स का अरेंजमेंट, और वो जो तीनों सेल्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, कोई भी बता सकता है क्या, कोई भी बता सकता है। ठीक है, वो कहलाती है एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, और एंटीपोडल सेल्स जिस एंड पर प्रेजेंट होती है, सॉरी, उस एंड का नाम क्या होता है, चलाजा। क्या होता है, चलाजा। और जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहां पर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बीच में बैठी हुई एग सेल, बीच में बैठी हुई एग सेल होती है, और इसको सपोर्ट करती हुई बेटा, इसको सपोर्ट करती हुई 2 सेल्स आपको नजर आएंगी, और ये दोनों ही सेल क्या कहलाती हैं, इन दोनों सेल्स को हम लोग बोलते हैं बेटा सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये दोनों एग सेल और सिनर्जिड्स, इन दोनों को मिलाकर एक साथ हम लोग बोलते हैं एग एपरेटस। क्या कहा जाता है, एग एपरेटस कहा जाता है। ठीक है, एक जो बड़ी है ये सेल, जो बड़ी सी मोटी सी खाई पी तगड़ी दिख रही है बेटा, ये तगड़ी सी सेल को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल कहते हैं। और इस सेंट्रल सेल के पास बीच में बैठा हुआ 2 पोलर न्यूक्लियाई, है ना, इस सेंट्रल सेल में बैठी हुई बीच में क्या, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई नजर आती हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई नजर आती है। ठीक है, चलो, तो ये पूरा का पूरा आपका फीमेल गमीटोफाइट बनके तैयार होता है, जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर कई सारे, तो जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, there is
फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोरोफाइट या इसे बोलेंगे फीमेल गैमीटोफाइट, या इसी को बोलेंगे बेटा एम्ब्रियो सैक। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आती है। चलो, अब एम्ब्रियो सैक के पास कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं, जरा इनको हम देख लेते हैं। आप देखते हैं अपने एम्ब्रियो सैक के पास क्या होता है, कोई भी बताएगा? एम्ब्रियो सैक के पास आपके सामने लिखा हुआ है, आराम से इसको बोल सकते हैं। एक होती है आपके पास एग सेल, एक होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, और सेकेंडरी न्यूक्लियस कितने होते हैं? 2। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, आपके पास सिनर्जिड्स एक, एंटीपोडल्स होती हैं हैप्लॉइड, लेकिन कितनी होंगी? तो बोलेंगे ये 3 की संख्या में, 3 नंबर होता है। सिनर्जिड्स 2 इन नंबर होता है। और हम बात करें सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। और अगर बात करें एग सेल की, तो एक सिंगल एग आपको देखने को मिलता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब देखो, यहीं पर एक क्वेश्चन और तुम्हें एमसीक्यू से भी रिलेट कर दे रहा हूं। एमसीक्यू में भी यहां पर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस पूरे के पूरे एम्ब्रियो सैक में कितने सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं, तो जरा गिन लिया जाए। हम लोग बोलेंगे अगर, तो 1 2 3 सेल, यहाँ पर 4 5 6 सेल हो गई, और एक बड़ी वाली सेल, तो सेल तो हो गई कितने बेटा? 7 सेल्ड। हम लोग बोलेंगे 7 सेल्ड है। और न्यूक्लियस की बात कर ले तो कितना होगा? 1 2 3 यहाँ पर न्यूक्लियस, 1 2 3 यहाँ पर न्यूक्लियस, 3 3 हो गया 6, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है। तो आपका जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसा होता है? हम लोग बोलेंगे 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलो, इस तरह से हम इसके बारे में क्वेश्चंस लेके इसका डायग्राम बना के इसका आंसर दिया जा सकता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ेंगे, है ना, तो हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है। चलो, अब क्या होता है? मेगा जो स्पोर बनते हैं, है ना, और जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जिनको हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं, है ना, और जिसको माइक्रोस्पोर जो बने हुए हैं वो पॉलन ग्रेन के फॉर्म में बनते हैं बेटा, इन द केस ऑफ प्लांट। और जो मेगा स्पोर्स था, जिसको हम लोगों ने बात किया, फीमेल जो गमीटोफाइट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सैक। अब इसकी चर्चा जब हो गई, तो ये दोनों बनने के बाद फर्टिलाइजेशन की अवस्था में आएंगे, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। आगे चल के क्या बनाना है? जाइगोट बनाना है, जिससे हम नया एम्ब्रियो बनाएंगे, जिससे नए प्लांट का डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल में अगर 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो एक जैसे प्लांट जब रिप्रोडक्शन करते हैं, तो एक तरफ तो एम्ब्रियो सैक बन के तैयार है, एक तरफ आपका पॉलन ग्रेन बन के तैयार है। अब पॉलन ग्रेन आता है और एम्ब्रियो सैक से फ्यूज करेगा, जहां पर प्रेजेंट है एग सेल। अब ये एम्ब्रियो सैक कहाँ प्रेजेंट है, जरा इमेजिन करिएगा। प्लांट है, उसके अंदर फ्लावर है, फ्लावर के अंदर क्या है? मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट होते हैं, जिसमें एंड्रोशियम हो गया उसका मेल पार्ट, और गार्निशियम हो गया इसका फीमेल पार्ट। गार्निशियम 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, तुम्हें पता है। एक आपका स्टिग्मा, एक स्टाइल, और एक ओवरी। पकड़ते हैं ओवरी को, ओवरी के अंदर जाएंगे तो दिखेगा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बैठा है तुम्हारा एम्ब्रियो सैक। करेक्ट है? ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया। अब क्या है कि ओव्यूल के अंदर बैठा ये जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है, जब पॉलन ग्रेन आकर इसमें फर्टिलाइज करेगा, क्या पॉलन ग्रेन डायरेक्टली ओव्यूल तक जाता है? बोलेंगे नहीं गुरुजी, वो तो स्टिग्मा पर गिरता है। किस प्रक्रिया के थ्रू? तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पता है? बिल्कुल पता है। पॉलिनेशन के बाद जब स्टिग्मा पर गिर गया क्या आपका पॉलन ग्रेन, तो वहां से वो बनाता है पॉलन ट्यूब। और जब पॉलन ट्यूब अंदर आती है, तो जो मेल गमीटाएं हैं वो 2, है ना। कितने न्यूक्लियस होते हैं उसके पास? 2, है ना। अब जो 2 मेल न्यूक्लियस थे, उसमें से एक मेल न्यूक्लियस, ध्यान से समझना, जो मेल न्यूक्लियस दोनों ऊपर से नीचे पहुंच रहे हैं ओवरी के अंदर प्रेजेंट ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बैठे एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल को फर्टिलाइज करने। तो कितने मेल गमीट आ रहे हैं? तो बोलोगे 2 मेल गमीट आ रहा था। 2 मेल गमीट में पहला जो है वो फ्यूज करता है एग सेल से, और दूसरा फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से। तो एक साथ कितने फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं? 2।
जो एग सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा वो तो जाइगोट बनाएगा और आगे चल के एम्ब्रियो में बदलेगा, वो नया प्लांट बनने चला जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया था, वो क्या करेगा, तो वो बदलेगा एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म क्या करेगा, जो ये एम्ब्रियो बना है, जब तक ये डेवलपमेंट की स्टेज में नहीं आ जाएगा, जब तक ये प्रॉपरली सीड और सीड का जर्मिनेशन शुरू होकर जब पहली पत्ती नहीं बनेगी, जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जब तक इसको खाना अब आगे डेवलपमेंट से नहीं मिलेगा, तब तक ये उसको खाना पीना देने का काम करेगा एंडोस्पर्म। ठीक है, और क्या बदलाव हुआ था इस दौरान, आपको पता है जब हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद आपकी ओवरी और ओव्यूल दोनों में होते हैं चेंज। ओवरी का मेच्योर फॉर्म क्या कहलाता है, तो फ्रूट में बदलती है, और जो ओव्यूल होते हैं वो मेच्योर होकर सीड में बदलता है। ये सब चेंजेस डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि प्लांट में होने वाले फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है। फ्रूट को हमने खा लिया, सीड को हमने छोड़ दिया, तो सीड एक्चुअली क्या था, सीड वही ओव्यूल था ना, जिसके अंदर आपका एम्ब्रियो सैक बना हुआ था। अब उसी सीड के अंदर दोनों बैठे हुए हैं, कौन, तुम्हारा एम्ब्रियो भी बैठा हुआ है, तुम्हारा एंडोस्पर्म भी बैठा हुआ है। वो सीड को तुम लेकर इंतजार कर रहे हो, और सीड को ले जाकर तुम सॉइल में जरा छोड़ भर दो, तो जैसे ही सॉइल में छोड़ोगे सीड को, तो सीड के अंदर बैठे दो लोग, कौन, आपके एम्ब्रियो सैक और आपका एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो सैक सॉरी एम्ब्रियो और आपका एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो डेवलपमेंट करना शुरू कर देगा प्लांट का, एंडोस्पर्म की कहानी वहीं पर खत्म, क्योंकि जब प्लांट डेवलपमेंट शुरू हो गया, अब पत्ती बन गई, तो अब खाना पीना पत्तियों से मिलेगा, एंडोस्पर्म वहीं पर खत्म हो जाता है। इस तरीके से पूरा प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो इसी चीज को आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो पहले हम इसको ऐसे लिखाएंगे, है ना, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, ऐसे लिखेंगे बेटा क्या, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जो कि क्या है, मेल गमीट है प्लांट का और हैप्लॉइड है, एंड फीमेल गमीट जो कि था आपका एम्ब्रियो सैक, है ना, क्या होगा, पॉलिनेशन अकर्स, वहां पर पॉलिनेशन होगा, फिर क्या होगा, आंसर लिखना शुरू करे हो, ऐसे लिखोगे, ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, कोशिश करिएगा जब भी आंसर लिखिए पॉइंट वाइज लिखिए, आपको समझ में अच्छा आएगा। आफ्टर पॉलिनेशन, अब देखो हम चाहे तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन करें, लेकिन आंसर आपका बड़ा हो जाएगा, तो हम बहुत ज्यादा चीजों को नहीं एक्सप्लेन करेंगे। उसने सिर्फ फोकस किस पे किया है, डबल फर्टिलाइजेशन पर, तो हम सिर्फ फोकस रहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन पिस्टल इंटरेक्शंस अकर, फिर वो होगा वेयर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब टेक्स प्लेस, जहां पर जर्मिनेशन होता है पोलन ट्यूब का। फिर क्या होगा, आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, हम क्या देखेंगे बेटा, कैरिंग पोलन ट्यूब कितनी चीजों को कैरी करिए, टू मेल न्यूक्लियस रीचेज टू, कहां पर पहुंचती है बेटा, रीचेज टू एम्ब्रियो सैक, ये कहां पहुंच जाती है, एम्ब्रियो सैक, एंड देन डैश करके क्या करेंगे, देन अब ये देखो कि कैसे दो मेल न्यूक्लियस तुम्हारे अंदर बैठ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बोलो हाँ जा रहे हैं गुरुजी। इसमें से पहले वाले को अलग कर लो, दूसरे वाले को अलग कर लो, तो जो आपका फर्स्ट मेल न्यूक्लियस था ये कुछ और कहानी करेगा, और जो सेकंड मेल न्यूक्लियस था ये कुछ और कहानी करेगा, ठीक है ना। जो फर्स्ट मेल न्यूक्लियस था ये क्या करेगा, तो बोलिए गुरुजी, इट फ्यूजेज विद, ये क्या करेगा, इट फ्यूजेज विद एग सेल। अब ध्यान से समझो, ये भी एन था, ये भी एन था, और कोई भी मेल गमीट जब फीमेल गमीट से जुड़ता है तो ये कंडीशन कहलाती है ट्रू फर्टिलाइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू फर्टिलाइजेशन। और क्या बन जाएगा जरा बताइए, तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट,
अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बनेगा, जो एक तरीके से क्या है, डिप्लॉयड है, और यही आगे चल के एम्ब्रियो में बदल जाएगा, ये आगे चल के एम्ब्रियो में बदल जाएगा। चलो, जो सेकेंड मेल न्यूक्लियस था ये क्या करेगा, ये जा रहा है फ्यूज करने किसके साथ बेटा, फ्यूजेज विद पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। ये तो गजब हो गया। पोलर न्यूक्लियाई कितनी थी, n+n, 2 न्यूक्लियस था ना, और मेल न्यूक्लियस कैसा था, n। अब क्या होगा, ट्रिपल n, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ, अब यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये कैसा होता है जरा बताइएगा, तो आप बोलेंगे ये होता है ट्रिप्लॉइड, ये होता है ट्रिप्लॉइड। और ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है क्या, फॉल्स फर्टिलाइजेशन, ये तुम्हारा फॉल्स फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ मेल गमीट जो है वो एग सेल से फ्यूज नहीं किया था। और यही आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जिसको हम लोग बोलता पेन के नाम से भी जानते हैं, यही आगे चल के बदल जाएगा किसमें, एंडोस्पर्म में। ये किसमें बदल जाएगा, एंडोस्पर्म में। और ये काम क्या करेगा, तो हम लोग बोलेंगे प्रोवाइड नरिशमेंट, इट प्रोवाइड नरिशमेंट, है ना। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो को, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहेगा। बात समझ में आ गया। तो ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसको खाना पीना यही देता रहेगा। अब इतनी चीज जब तुम दिखा दोगे, तीसरे पेज पे क्या लिखोगे, एज वी सा, जैसा हम लोगों ने देखा, क्या देखा, ऐसे लिखोगे, एज वी सा, हम लोगों ने देखा, देयर इज टू डिफरेंट fertilizations are occurring, और वो कौन से थे, ब्रैकेट में लिख सकते हो, ट्रू एंड फॉल्स, है ना, ट्रू एंड फॉल्स। सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, डबल फर्टिलाइजेशन। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या यह बात अब सबको समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है ना। एक बार हम डायग्राम पीछे बनाए थे, इसमें समझ भी सकते हो। मतलब जब आपका पॉलिन ग्रेन आएगा तो एग सेल से जब फ्यूज करेगा तो ट्रू फर्टिलाइजेशन, वही दूसरा मेल न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, फॉल्स फर्टिलाइजेशन। फॉल्स फर्टिलाइजेशन को और क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कितनी सेल्स फ्यूज हो रही है जरा बताओ, 2 यहाँ से न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है बेटा, n+n, और एक मेल न्यूक्लियस, तो इसी को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। यहीं पर भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, मुझे लगता है बिल्कुल सबके समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि कह रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गमीटोजेनेसिस, शाबाश, है ना, आपके रिप्रोडक्शन का सबसे हॉट क्वेश्चन, आंसर की तरफ बढ़ते हो, है ना। अगर तुमसे पूछे पहले गमीटोजेनेसिस क्या है, हेडिंग डाल दो गमीटोजेनेसिस, और इस गमीटोजेनेसिस को सीधे एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ, है ना, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, है ना, गैमीट्स जो कि होते हैं हैप्लॉइड, फ्रॉम द मदर सेल, या गमीट मदर सेल लिख सकते हो, है ना, क्योंकि हर एक गमीट की अलग अलग मदर सेल होती है। गमीट मदर सेल जो कि होता है कैसी, 2n पाई मियोटिक डिवीजन, यहाँ पर मियोटिक डिवीजन जरूर होगा। मियोटिक डिवीजन इज नोन एज, है ना, इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज गमीटोजेनेसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गमीटोजेनेसिस। चलो डिफिनीशन की कहानी खत्म कर दी हम लोगों ने, हेडिंग डालेंगे इसके टाइप्स, ठीक है, कितने टाइप्स की होती है, तो हम लोग बोलेंगे इन द केस ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के केस में हम लोग देखेंगे ह्यूमन, तो कितने हो जाएगी बेटा, 2 टाइप्स की। कौन से हैं जरा बताइए। तो पहला बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस,
स्पर्मेटोजेनेसिस और यहां पर हम लोग बोलेंगे oogenesis। oogenesis, ठीक है। चलो अब oogenesis में क्या होता है, सीधे बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ ओवा, यानी कि फीमेल गैमीट फ्रॉम ओवम मदर सेल, है ना। यहाँ पर किसका सहारा हम लोग लिया, ओवम मदर सेल का। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जो कि क्या है बेटा, मेल गमीट है, जो कि मेल गमीट है। और कितने भी गमीट होते हैं धरती पर, सारे के सारे आपको पता है मोस्ट ऑफ द केसेस में हैप्लॉइड है ना। मेल गमीट फ्रॉम द स्पर्म मदर सेल, है ना। कहाँ से बनेगा ये, स्पर्म मदर सेल बनेगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस किस में चलेगी, ओनली इन मेल आप लिखेंगे, और oogenesis को कहाँ लेंगे, ओनली इन फीमेल, ठीक है ना। अब अगर आपकी इच्छा हो तो इसको आप बढ़ा करके oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप क्लास में पढ़े हैं अच्छे से, है ना। जैसे कि आपके पास टाइम है तो आप आराम से oogenesis की प्रोसेस बना दीजिए, आप स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस बना दीजिए, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, प्रेम से आपको नंबर दे देगा, समझ गए ना। तो ऐसे ही करके आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगले अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, लेकिन ज़्यादातर वहां पर एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं। कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सब्जेक्टिव मिलेंगे, जैसे एमटीपी पर कई बार क्वेश्चन पूछा है ना। एमटीपी क्या होती है जरा बताइएगा। इट इज सिंपली द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का पूरा नाम पहले पूछेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे बेटा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यहाँ पर प्रेगनेंसी को मेडिकली कैसे टर्मिनेट किया जाएगा ये बताया गया है। तो एमटीपी और एबॉर्शन के नाम से भी जाना जाता है, इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस बिकम वायबल। जब तक वो फीटस डेवलप हो उसके पहले ही उसको मेडिकली यानी दवा दे करके, है ना, खास करके ये मेडिसिन की मदद से किया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी सर्जरी नहीं हो रही, ध्यान रखना, कोई भी सर्जरी का व्यवस्था हम लोग नहीं अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो मेडिकली अगर किसी चीज को टर्मिनेट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं, दैट इज एमटीपी, है ना। ये सेफ कब तक माना जाएगा बेटा, तो हम लोग बोलेंगे सिर्फ 12 हफ्तों तक ये सेफ है, यानी कि पहले तिमाही तक ये सेफ माना जाता है। It become more risky after the first trimester period of the pregnancy as the fetus become intimately associated with the maternal tissue। क्योंकि ये माना जाता है 3 मंथ के बाद, है ना, 3 मंथ के बाद क्या होता है, 3 मंथ के बाद मदर और फीटस इन दोनों का कनेक्शन जो होता है स्ट्रांग हो जाता है, और ये टिश्यू इनके आपस में जुड़ जाते हैं। इसलिए जो है ये आसान नहीं होता उसको हटा पाना, उसको मेडिकली टर्मिनेट कर पाना, तब वहां पर सर्जिकल प्रोसेस लगाना पड़ेगा, फिर ये होगी दिक्कत, ठीक है। चलो सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, इट हेल्प इन द गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड सच प्रेगनेंसीज व्हिच मे बी हार्मफुल टू द मदर और द फीटस और बोथ। तो ऐसे केसेस में इसको करना जरूरी हो जाता है जहां पर अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह गई तो आपके फीटस यानी कि उस डेवलपिंग बच्चे को भी नुकसान हो सकता है, या फिर उसको मदर को ही कोई नुकसान हो जाए। तो ऐसे केस में इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, डॉक्टरों की सलाह दी जाती है कि आप इसको मेडिकली टर्मिनेट कर दीजिए, तो ये अच्छा है। लेकिन आपको भी पता है अपने यहाँ जितनी चीजों का यूजफुल होता है, जितना ज्यादा यूज नहीं होता उसका तुरंत मिसयूज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एमटीपी का भी आपको पता है मिसयूज होता है आपके सोसाइटी में। तो एमटीपी आल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। तुमको पता है पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, तो बढ़ाने के लिए तो जब बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं आप एमटीपी से। कैसे, जो भी अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं जिनको आप नहीं चाहते कि ये लीड करें आगे, ये प्रेगनेंसी बने, तो आप उसको मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें शुरुआती 3 महीनों के अंदर, ठीक है। But MTP is being misused to abort even the normal female feticides almost all over the India and some अदर कंट्रीज। तो ये कहा जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कई सारे देशों में आप देखे होंगे, तो कई सारे देशों में इसको बहुत ही मिसयूज किया जा रहा है। मतलब नॉर्मल फीमेल जो है, जो अगर अनवांटेड सेक्स के दौरान या अनवांटेड अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान अगर उनको प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है, तो उसके लिए भी वो एमटीपी का सहारा
ले लेती हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसका मिसयूज भी है और यूज भी है। इतनी चीजें आप अपने इस आंसर में बेटा लिख देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो तुमसे पूछा है राइट द, ये आपके जेनेटिक्स के पोर्शन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, राइट द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस। तुमको पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मंडल जी का वही क्रॉस हम बना लेते हैं जो उन्होंने लिया था एक कैरेक्टर टी और टी को लेकर के। तुमको पता है कैपिटल टी और कैपिटल टी का क्रॉस उन्होंने कराया था स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी कि ये ड्वार्फ प्लांट था और ये आपके टॉल प्लांट थे। तो टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया गया था। तो टॉल प्लांट जो ड्वार्फ था, है ना, ये आपके रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है ना, और जो टॉल होता है ये डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। ये उसका पेरेंट था, ये उसका पेरेंट था। तो जब F1 जनरेशन की तरफ ये गए, जब ये गए F1 जनरेशन की तरफ, तो इन्होंने क्रॉस में क्या देखा कि सारे के सारे हमें हाइब्रिड मिले टी और टी, लेकिन ये प्लांट शो हो रहे थे बेटा टॉल, ये प्लांट हो रहे थे टॉल। अब मेंडल को चकराया सर यार, हमने लिया दो कैरेक्टर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों, लेकिन हमें F1 जनरेशन में मिले सिर्फ कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ हाइब्रिड, और टी स्मॉल टी वाला खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, सारे के सारे टॉल हो गए। तो क्या डॉर्फ कैरेक्टर खो गया? इस चीज को पता करने के लिए उन्होंने इनके बीच में करा दी बेटा सेल्फिंग। और जब इन्होंने इसके बीच में सेल्फिंग कराई तो उन्होंने क्या देखा, कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी और स्मॉल टी से ही करा दिया। चलो, और ये स्क्वायर जो हम बना रहे हैं, पुनेट बाबा आए और उन्होंने कहा इस स्क्वायर से हम क्रॉस समझ सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखेंगे पुनेट स्क्वायर। इसका क्या नाम रखा उन्होंने, पुनेट स्क्वायर, है ना। ये भी तुमसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा है। अब ये तैयार होती है F2 जनरेशन। अब ये दूसरी जनरेशन आती है और दूसरी जनरेशन में उन्होंने क्या पाया कि भैया जो कैरेक्टर पहले में दिख नहीं रहे थे, मतलब अब कैपिटल टी भी आ गया। अभी सिर्फ सारे हाइब्रिड थे, ऑल टॉल थे, है ना, सारे के सारे टॉल थे। और कैसे थे, हाइब्रिड टॉल थे ना, प्योर थोड़ी ना। प्योर तो ये है ना, प्योर अगर कैपिटल टी के साथ होता तब प्योर होता। कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया तो कैसा हो गया बेटा, हाइब्रिड टॉल हो गया ना, बिल्कुल हो गया। अब क्या हुआ, जब इनकी सेल्फिंग कराएगी तो क्या देखा, कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी प्योर टॉल मिला, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल मिला, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल मिला, और स्मॉल टी के साथ प्योर ड्वार्फ मिल गया। वाह, यानी कि ये कैरेक्टर है ना जो आपको F1 जनरेशन में नहीं नजर आए थे, वो सब F2 जनरेशन में नजर आए। तो अब उन्होंने क्या देखा, फिनोटाइप रेशियो निकाला और इसका जीनोटाइप रेशियो भी निकाला। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा ये दो वर्ड आप कहाँ से ले आए, ये हमें आज तक समझ में नहीं आए, है ना। तो समझना है, आसान है। फिनोटाइप मतलब जो आपके बाहर से कैरेक्टर दिखे, जो आपको बाहर से नजर आए वो फिनोटाइप है, और जो जीन नजर आए वो जीनोटाइप है। मतलब तुम्हें जीन कितने प्रकार से नजर आ रहे हैं, तो कह दीजिए कुछ जीन कैपिटल टी हैं, कुछ जीन कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, और कुछ जीन स्मॉल टी हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपका कैपिटल टी है वो कितना है, तो बोलिए गुरुजी 4 में 1 है। ये कितना है, 4 में 2 है। और स्मॉल टी कितना है, 1 ही है गुरुजी। तो आपको जो जीनोटाइप रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1:2:1। और फिनोटाइप क्या आएगा गुरुजी, कह दीजिए ये प्योर टॉल था, ये गुरुजी हाइब्रिड टॉल था, गुरुजी ये भी हाइब्रिड टॉल था। अच्छा, और गुरुजी ये प्योर ड्वार्फ था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम मुझे बताओ, बाहर से देखोगे तो तुम थोड़ी ना बता पाओगे कि 3 पौधे दिखेंगे, अगर 4 पौधे दिखेंगे और 4 में 3 जो है वो बड़े दिख गए और एक छोटा दिखा, तो तुम कैसे बता सकते हो ये कैपिटल टी वाला बड़ा पौधा है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला बड़ा पौधा है? नहीं, वो आप ऐसे बाहर से देख के नहीं बता सकते, वो सिर्फ बड़े बड़े दिखेंगे। तो 3 आपको बड़े दिखेंगे टॉल, और एक दिखेंगे ड्वार्फ, है ना। तो कैरेक्टर क्या बनेगा, टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो हमें आएगा, और टॉल तुम्हें नजर आएगा कितना, टॉल आएगा 3 और ड्वार्फ आएगा 1। तो आपका जो फिनोटाइप रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:1, और जो जीनोटाइप रेशियो बनेगा 1:2:1। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। अब हमको डाई हाइब्रिड के लिए मेहनत नहीं करनी है, बस इसी का मल्टीप्लाई कर देना, इसी का 2 गुना कर दोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो फिलहाल वो तुमसे क्या पूछा था, द फिनोटाइप रेशियो, सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप रेशियो पूछा था मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड का। तो फिनोटाइप आपने मोनोहाइब्रिड में निकाल लिया, 3:1 हो गया। अब डाईहाइब्रिड निकालने के लिए आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ, एक आसान सा तरीका। जब भी कभी डाईहाइब्रिड निकालना हो तो डाईहाइब्रिड पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर कर दो, अगर ट्राई हाइब्रिड पूछता तो वो क्यूब हो जाता। तो डाईहाइब्रिड स्क्वायर मतलब क्या होगा, 3:1 मल्टीप्लाइड बाई 3:1। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे गुरुजी, 3 उठाइए, पहले मल्टीप्लाई 3 में करिए,
9:, 3 उठाइए मल्टीप्लाई 1 में करिए 3:, 1 उठाइए मल्टीप्लाई 3 में करिए 1 उठाइए मल्टीप्लाई 1 में करिए, हो गया सीधे। इसका एक बार मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें और 1 का मल्टीप्लाई इसमें, बात खत्म, है ना। सीधे करके आप चाहे मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड जितने की इच्छा हो उतने का क्रॉस करा सकते हो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इन phenotype ratio of the monohybrid crosses there is a pair of contrasting characters, है ना, while two pair of contrasting character in the dihybrid। तो अगर एक पेयर दिख रहे हैं तो वो मोनोहाइब्रिड है, और अगर दो पेयर दिख रहा है बेटा तो वो डाईहाइब्रिड है। बस यही इतना अंतर होता है मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड में, लेकिन हम लोग इतना नहीं अंदर घुसेंगे, बस मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा आपका आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेक्स डिटर्मिनेशन, ना, एक्सप्लेन द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स। कोई दिक्कत नहीं है। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब सेक्स को पहचानना, आइदर इट इज मेल और इट इज फीमेल, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे जरा बताइए। कह रहे हैं गुरुजी द सेक्स डिटर्मिनेशन इज द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, है ना, सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, आइदर इट इज मेल आइदर इट इज फीमेल। इट मींस आइदर मेल है या फिर फीमेल है, which occurs at the time of fertilization। और ये डिसाइड कब होता है? फर्टिलाइजेशन के समय पर, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल बाय द सेक्स क्रोमोसोम। और ह्यूमन के अंदर सेक्स क्रोमोसोम कौन से है बेटा? एक्स और वाई होते हैं। तुमको पता है अगर एक्स और एक्स मिल गए तो वो फीमेल, और अगर एक्स और वाई मिल गए तो वो बनने जा रहे हैं मेल। बहुत अच्छे से तुमको ये बात पता है, हमेशा 10वीं क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो बेटा तुम लोग। नाउ द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस is the appearance of trait which is due to the presence of an allele exclusively on either of the X chromosome or on the Y chromosome। अगले पॉइंट पर चले गए, सेक्स डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन कर दिया, अब हम दूसरे पॉइंट पर चला गए हैं, है ना। द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स। अगर हम बताएं तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होते हैं जरा समझिएगा। आपके इन सेक्स क्रोमोसोम से भी जुड़कर कोई कैरेक्टर क्या आगे जा सकते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ लिंक्ड होकर कोई कैरेक्टर जा सकते हैं, तो वो सेक्स लिंक्ड कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया और जैसे हीमोफीलिया हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेस है जो कि सेक्स लिंक्ड होती हैं, ठीक है ना। क्लियर है? अब देखो आगे। So the gene for the color blindness is present on the X chromosome। अब जो कलर ब्लाइंड का जो जीन होता है वो कहां पर हो गया? X पर। अब देखो फीमेल में कंडीशन दो बन सकती है। अगर फीमेल के अकेले एक क्रोमोसोम पर अगर ये जीन प्रेजेंट है तो वो कैरियर फीमेल कहलाएगी, और अगर वो दोनों ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तभी वो कलर ब्लाइंड होगी, ठीक है। मतलब ये डिजीज नहीं है, जो कैरियर है मतलब ये बीमारी उसके अंदर नहीं आएगी, ये आगे सिर्फ ट्रांसफर करेगी। ये बीमार तब होगी, ये डिजीज तब होगी जब इसके दोनों ही क्रोमोसोम पर ये जीन आ जाएगा कलर ब्लाइंडनेस वाला। बात समझे? ठीक है। नाउ बट व्हेन सच जीन्स प्रेजेंट इन द मेल, सो मेल विल बी ऑलवेज कलर ब्लाइंड एज हैविंग ओनली एक्स क्रोमोसोम। लेकिन अगर हम मेल में देखें तो मेल में क्योंकि क्रोमोसोम एक्स वाला एक ही होता है और उसके ऊपर भी कलर ब्लाइंड वाला जीन दिख गया, तो अगर कलर ब्लाइंड वाला जीन दिख गया क्योंकि एक्स एक ही था तो वो तुरंत मेल कैसा हो जाएगा बेटा? तो मेल तुरंत डिजीज हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ऐसे होते हैं सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स और ऐसी होती है सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम बीमारियां, ठीक है। चलो इसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? डीएनए क्या है? बहुत ही हॉट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, है ना। डीएनए के बारे में क्या ही समझाना, बार बार सब लोग जानते हो। तो हम लोग बोले तो वॉटसन और क्रिक ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था सक्सेसफुली द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, सो कॉल्ड एज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। इसी को हम लोग वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। According to them, the DNA molecule is the double helical structure। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, है ना, कि हमको इसको जैसे जो भी आपको अंडरलाइन हम करना हो, जो आंसर आपके आंसर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उनको आपको अंडरलाइन भी करते हुए चलना है कॉपी में लिखते हुए, ताकि आप एग्जामिनर को उन पर फोकस कर पाओ, ठीक है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो डीएनए मॉलिक्यूल के पास दो कॉम्प्लीमेंट्री पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जो कि स्पाइरली अरेंज होती है अराउंड द कॉमन एक्सिस, और वो भी एंटी पैरेलल। मतलब अगर हम देखें तो डीएनए की जो दोनों हेलिक्स होंगी बेटा, तो एक होते हैं 3' से 5' और एक होता है 5' से 3'। तो इसका मतलब दोनों एंटी पैरेलल हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। वो कुछ ऐसे तुम्हें नजर आएंगे, और हम क्या देखेंगे? इन ईच स्ट्रैंड द फॉस्फेट एंड द डीऑक्सीराइबोज शुगर आर अल्टरनेटली अरेंज्ड। मतलब
जो इनकी डीएनए की जो बैकबोन होती है जिस पर ये नाइट्रोजनस बेसेस जुड़े होते हैं, जैसे एडेनिन हमेशा थायमीन से, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से, ये सब जुड़े होंगे ना, तो ये जो पीछे की बैकबोन है ये दोनों क्या कहलाती है बेटा, इसको बोलते हैं सुगर फॉस्फेट बैकबोन, और इसी पर डीएनए अरेंज रहता है। सुगर फॉस्फेट बैकबोन, इसी पर डीएनए अरेंज रहता है, ये हम लोग जानते हैं। नाउ द सच फॉस्फेट एंड द सुगर आर द मेन सपोर्ट ऑफ द स्ट्रैंड, इसी से सपोर्टिव रहते हैं, है ना। तो इनकी बैकबोन कौन है, सुगर और फॉस्फेट की, तुमसे पूछेगा। नाउ टुवर्ड द इनर साइड ऑफ द ईच स्ट्रैंड नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन एंड द पिरिमिडिन्स आर अटैच विद द डीऑक्सीराइबोस सुगर, है ना। तो सुगर से जुड़े रहते हैं अंदर। अब एक प्यूरिन है और पिरिमिडिन, तो प्यूरिन आपको पता है कौन होते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं बेटा, एडेनिन और गुआनिन। और पिरिमिडिन में आपके पास डीएनए में कौन कौन सा प्रेजेंट है, तो हम लोग बोलेंगे बेटा साइटोसिन और थायामीन। जहां पर तुमको पता है एडेनिन थायामीन से और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ा है, और इनके बीच की जो बॉन्ड होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा तुम्हें नजर आएगा जब आप देखोगे। तो डीएनए के स्ट्रैंड्स के बीच की दूरी पहले, यानी कि उनका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, और एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी हम लोग बोलते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इस हिसाब से एक पूरा का पूरा जब हम पढ़ते हैं क्या, एक पूरा का पूरा जो आप हेलिक्स पढ़ते हैं, एक पूरे हेलिक्स में कितने 10 बेस पेयर होते हैं बेटा। तो 10 बेस पेयर होते हैं, और एक सिंगल बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, सिंगल बेस पेयर में 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो 10 बेस पेयर में कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे 3.4 इंटू 10 दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। इसलिए एक पूरे के पूरे हेलिक्स में कितनी दूरी हो जाती है, 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी हो जाती है। आपके पास दो एक्सिस, एक मेजर और एक माइनर, जहां पर डीएनए एक अंदर की तरफ शिफ्ट होता है ज्यादा मेजर, और एक जहां पर ज्यादा बाहर रहेगा माइनर एक्सिस। दो तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर बनता है मेजर और माइनर एक्सिस के साथ। तो ये रहा आपका डीएनए के कॉमन फीचर्स और उनके स्ट्रक्चर्स जो आप लोग बना के रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आरएनए के टाइप्स पर कई बार क्वेश्चन पूछा है। तुम जानते हो कि जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ना कि डीएनए की तरह डबल स्ट्रैंडेड। और इसके साथ क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं जो कि राइबोस सुगर के साथ होते हैं, और साथ ही साथ यूरेसिल, जैसे कि थायमीन पाया जाता था डीएनए में। तो मतलब आरएनए में कुछ चेंज होने जा रहा है। पहला तो क्या होगा, एक तो चेंज हो गया, यहाँ पर सुगर बदल गई डीएनए से, ये होगी राइबोस सुगर। और दूसरा क्या बदल जाएगा, हम लोग बोलेंगे एडेनिन के साथ अब यूरेसिल आएगा, और ग्वानिन के साथ साइटोसिन अभी भी रहेगा। तो यहाँ यू जो है वो बदल गया है इन द केस ऑफ किससे, डीएनए में, जो कि होता था थायमीन। तो इट इज फाउंड इन द बोथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो आरएनए जो है ये कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है और न्यूक्लियस में, है ना। साइटोप्लाज्म में आएगा तो आप वो एमआरएनए और आरएनए और टीआरएनए जो होते हैं ये सब साइटोप्लाज्म में, और हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए जो होता है वो कहाँ पाया जाता था बेटा, वो पाया जाता था न्यूक्लियस में। फिलहाल जो हमें तुम्हें पढ़ना है वो 3 प्रकार से आरएनए पढ़ना है अपने सिलेबस में, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। इसको क्या बोलते हैं बेटो, एमआरएनए बोलते हैं बाबू, और इसको क्या बोलते हैं, टीआरएनए बोलते हैं बेटा, और इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरआरएनए। ठीक है, देखो आपको पता है, अब क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, देख रहे हो, लिख रहे हो, है ना। तो रिवीजन होते होते बड़ा ही मजा आ रहा होगा, बड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो मैं बार बार आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल पर ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस जो हैं आपको मिलेंगे, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए, आपके एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए। तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, और भी लोगों तक ये चीज़ें शेयर करनी है, ठीक है। जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे सेशंस यहाँ पर आने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके इस वीडियो को सेव करिए, पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि कभी भी ये घंटी जो है बज सकती है कि भैया ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें मैसेंजर आरएनए की, तो इसमें पहला जो आपका आरएनए है ना, वो कौन सा है, मैसेंजर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए क्या है, आरएनए आफ्टर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द डीएनए comes into the cytoplasm and attaches with the ribosome since it carries hereditary information of the DNA, so it is called as the messenger RNA। अब नाम से क्लियर है मैसेंजर, क्योंकि जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन, जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन, इसीलिए तो ये कहलाता है क्या, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अब ये बनेगा कहाँ पे, जब ये डीएनए से बनाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो आरएनए जितना भी बनता है
वो डीएनए से ही बनता है। ठीक है, हमने बना लिया। किस प्रोसेस के थ्रू बनता है हम लोग वो भी जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनता है। जब ये बनेगा तो ये बनेगा कहाँ पर, न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस से निकल कर ये आएगा कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, और वहां पर ये बनाएगा प्रोटीन। अब वहां पर ये आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन किसके आधार पर बनेगी, जो डीएनए ने इंफॉर्मेशन इस आरएनए को दी होगी उसी आधार पर। ठीक है ना, तो ये चीजें हम यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे। आरएनए आफ्टर सिंथेसाइज फ्रॉम द डीएनए comes into the cytoplasm and attaches with the ribosome. Since it carries the hereditary information of the DNA, so it is called as a messenger RNA. कितना होता है, 5 से 10% टोटल आरएनए का होता है। फिर हम लिखेंगे टीआरएनए के बारे में, क्या लिखेंगे, इट इज सॉरी it transfer the various amino acids from the cytoplasm to ribosomes during the protein synthesis. अब मैसेंजर आरएनए कहा, अमीनो एसिड ए को लाओ, अमीनो एसिड डी को लाओ, अमीनो एसिड सी को लाओ, क्योंकि हमें प्रोटीन बनानी है। डिफरेंट अमीनो एसिड जुड़ेंगे तभी तो प्रोटीन बनेगी। तो उन सारे अमीनो एसिड्स को लाने का काम करेगा ट्रांसफर आरएनए। कितना होता है, 10 से 15% टोटल। अब तीसरा होता है आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल आरएनए होता है और ये आरएनए के साथ ही, सॉरी राइबोसोम के साथ ही अटैच रहता है, और ये लगभग 80% होता है टोटल आरएनए का। और इनके पास दिस आरएनए आउट ऑफ 3 रिमेन्स एक्टिव फॉर लॉन्ग टाइम। सबसे लंबे समय तक एक्टिव कौन सा बना रहता है, तो होता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये हो गए आरएनए के टाइप्स, ऐसे ही आपको लिखना है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे। डिफाइन द लिंकेज एंड लिंकेज ग्रुप्स की बात करते हैं। लिंकेज क्या होता है, डिस्कस द इफेक्ट एंड लिंकेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, लिंकेज इज द फिनोमिना ऑफ द सर्टेन जीन्स स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस थ्रू द जनरेशंस विदाउट एनी चेंजेस और द सेपरेशन ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको समझिए। लिंकेज को जब हम लिखेंगे बेटा तो कैसे लिखेंगे कि लिंकेज जो होता है हम लोग जानते हैं ना कि लिंकेज मतलब होता है दो जीन्स का, दो क्रोमोसोम्स का एक साथ होकर के अगली जनरेशन में जाना, जहां पर जाकर ये क्या करेंगे, कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया आपको कि आप दो दोस्त हो, तो दोनों लोग दूसरी जगह पर रहते हो, एक ही गांव में, दो अलग अलग घर है लेकिन उनके बीच में दूर है। ठीक है, अब जब घर दूर है तो क्या करेंगे, आपके ज्यादातर चांस है कि दोनों लोग अलग अलग गाड़ी से कहीं जाओगे घूमने। लेकिन अगर तुम दो भाई हो और दोनों भाई को कहीं जाना है, तो अगर एक ही जगह पर जाना है तो चांस क्या बनेगा कि एक ही साथ जाओगे, एक ही गाड़ी से जाओगे। तो अगर विदिन अ क्रोमोजोम दो जीन दो के पास पास हैं और उनको ट्रांसफर होना है तो ज्यादातर चांसेस है वो साथ ट्रांसफर होंगे, इसको बोलेंगे लिंकेज। ठीक है, नाउ लिंकेज इज ऑफ 2 टाइप्स। कितने प्रकार से पढ़ना है, एक है कंप्लीट लिंकेज और एक है इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज दो प्रकार से होते हैं। कंप्लीट लिंकेज जहां पर अ लिंकेज ग्रुप इज लीनियरली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ द लिंक्ड जीन्स व्हिच आर नॉर्मली इनहेरिटेड टुगेदर एक्सेप्ट फॉर द क्रॉसिंग ओवर, एंड द जीन ऑफ लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट in an individual corresponds to number of the chromosomes in its genome. There are the 23 linkage groups in the human being as having 23 pair of chromosomes. मतलब क्या हुआ कि जो लिंकेज ग्रुप होता है, हम लोग लिंकेज ग्रुप को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो जो लिंकेज ग्रुप होता है बेटा वो कितना होता है, आपके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बराबर होता है। ह्यूमन के पास जो सेल है उसके पास 46 क्रोमोसोम है डिप्लॉइड अवस्था में। तो अगर हम हैप्लॉइड अवस्था में देखें तो कितना सेल हो जाए, कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 23। तो हमारे लिंकेज ग्रुप कितने बनेंगे, 23। तो इस हिसाब से हम क्या कहेंगे, जैसे ह्यूमन का बात आ गई तो लिंक क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे बेटा, लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे, 23। न्यूरोस्पोरा में 7, ड्रोसोफिला में 4 और मटर में 7। तो ये आपको टेबल वहां पर ड्रॉ कर लेनी है और ये लिख लेना। इंपॉर्टेंस इस लिंकेज का क्या होता है, तो लिंकेज प्रिवेंट और रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ अ रिकॉम्बिनेशन सो दैट द स्पेसिफिक रेशियल कैरेक्टर्स आर द रिटेन्ड ओवर द जनरेशन। तुमको पता है ये रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि लिंकेज जो है, याद रखना, लिंकेज जो है ये रिकॉम्बिनेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। मतलब जहां पर रिकॉम्बिनेशन होगा वहां लिंकेज नहीं होगा, और जहां लिंकेज होगा वहां रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। और लिंकेज जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके डिस्टेंस के भी। अगर बहुत दूरी हो जाएगी क्रोमोसोम के बीच में तब भी लिंकेज नहीं हो पाएगा। तो लिंकेज कहाँ होगा, जब आपके जीन्स कहाँ रहेंगे बेटा, पास पास रहेंगे।
अगला दो इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज हाईली यूजफुल फॉर मेंटेनिंग द गुड कैरेक्टर ऑफ द न्यूली डेवलप्ड वैरायटी। किसी भी वैरायटी के जो अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, किसी भी वैरायटी के जो अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिटेन करने का ये काम करता रहता है। आगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जेनेटिक कोड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिसमें पूछता है जेनेटिक कोड क्या होते हैं, इसके टाइप्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको बताना है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए और एमआरएनए इज कॉल्ड एज द जेनेटिक कोड। मतलब तीन आपके अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस अगर साथ ही साथ आ जाए, जैसे मैंने कहा UUA, मैंने कहा AUG, मैंने कहा GUG, है ना, कोई भी तीन आपके अमीनो एसिड सीक्वेंसेस अगर साथ में आ जा रहे हैं तो ये क्या बनाएंगे, जेनेटिक कोड बनाएंगे। बहुत सारे रिसर्च किए गए, द नंबर ऑफ रिसर्चेस हैव कंट्रीब्यूटेड इन डिसिफरिंग द जेनेटिक कोड इन 1960। तो लगभग मिड 1960 के दौरान इनकी डिस्कवरी हुई, इनके बारे में चर्चा हुई। 1968 में नोबेल प्राइज से अवार्ड कर दिया गया इसकी डिस्कवरी के लिए होले, नीरेनबर्ग और डॉक्टर खुराना साहब को, जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी आप बहुत काम किया जेनेटिक कोड की डिस्कवरी में, ठीक है। और हमारे बॉडी में कितने ट्रिपलेट कोडॉन्स बनते हैं, तो हम लोग बोलेंगे 64 ट्रिपलेट कोडॉन जो है हमारे पास बनके तैयार हो जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो कोडॉन में लिखेंगे ये ट्रिपलेट होता है, हमेशा 3-3 ही होगा, उसमें कुछ भी कभी आप नहीं सोचोगे 4 कर दे, नहीं, गलत, 3 होगा, ठीक है। नॉन एम्बिगुअस नेचर होता है, एक अमीनो, देखो तुम्हारे पास टोटल 20 अमीनो एसिड बनेंगे, है ना, और 20 अमीनो एसिड जो है जब बनते हैं तो, लेकिन कोडॉन्स इनको बनाने वाले कितने हैं, 64। तो इसका मतलब क्या है कि एक अकेला कोडॉन जो है वो हो सकता है एक से ज्यादा अमीनो एसिड को बना सकता है, या ये भी हो सकता है कि एक अमीनो एसिड जो है वो कई सारे कोडॉन से कोड हो सकता है। ये दोनों रीजन होता है। नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, यूनिवर्सल है, फ्रॉम वायरस से लेकर के मैमल्स तक। अगर हम देखें वायरस से लेकर के मैमल्स तक देखें तो अगर पर्टिकुलर कोई कोडॉन है तो और वो किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड कर रहा है तो वही काम वो वायरस में भी करेगा और वही काम आकर मैमल में भी करेगा। कॉमलेस होता है, आप नहीं चाहते कि AUG लिखे तो आप अगर चाहते हैं A, U, G लिखे, नहीं भैया ना, आप इसको हमेशा कॉमलेस फॉर्म में लिखेंगे। ये रहे आपके टॉप 10 बहुत ही शानदार से क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या कह रहा है बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बायोटिक का, और कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। किसी दो के नाम बताना है तुम्हें, तो कह रहे हैं और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसका पूरा नाम क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज एन एंजाइम दैट क्लीव्स द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स एट नियर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट विद द मॉलिक्यूल्स, है ना, एंड दीज एंजाइम्स आर routinely used for the DNA modifications in the laboratories and they are vital tool in the molecular cloning। तो जब DNA modification की बात होगी तो उसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलो, अब क्या हुआ, मतलब एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कि क्या करता है, डीएनए को किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस पर कट करता है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता चला आ रहा है। कहाँ से निकालेंगे, खास करके बैक्टीरिया से ये निकाला जाता है, डिफरेंट माइक्रोब्स में, और जिसमें बैक्टीरिया ही मेनली है जहां से ये निकलेगा। कैसा है बेटा, इसका नॉमेनक्लेचर जो है उसको भी डन करने के कुछ नियम है ना। अब नियम क्या है, जैसे इको R1 है ना, अब इको R1 है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि ऑब्टेन किया गया है इकोलाई से, और जब इसकी नेमिंग लिखी जाएगी तो नेमिंग कैसे लिखी जाती है आपको पता है, जैसे इको R1 लिखा गया है तो इसमें जो ई है बेटा वो क्या होता है, ई इसका जीनस है, क्योंकि ये एस्केरिचिया कोलाई से निकाला गया था, तो ई मतलब एस्केरिचिया यानी जीनस हो गया, कोलाई मतलब हो गया इसकी स्पीसीज बेटा, है ना, ये नेमिंग है इसकी, और आर इसका होता है स्ट्रेन, और अगर हम आई बात करें तो ऑर्डर, किस ऑर्डर में डिस्कवरी हुई थी, और ये हमेशा रोमन में ही लिखा जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, दिस एंजाइम इज यूज्ड इन द डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक, और दो एग्जांपल्स इसके लिखे गए हैं, कौन कौन से, दो एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। एक तो लिखा गया है हिंड सेकेंड, ठीक है ना, हिंड थर्ड, और दूसरा लिखा गया इको R1, है ना, हिंड सेकेंड भी था बेटा, हिंड सेकेंड, ठीक है। चलो अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो
ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, डिस्क्राइब द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन ब्रीफ। बहुत ही आसान से बहुत कम शब्दों में आरडीटी को एक्सप्लेन कर दीजिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है तुमको बहुत अच्छे से पता है। अ टेक्निक जहां पर डीएनए टेक्नोलॉजी आल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आप किसी भी डिजायर्ड डीएनए को बाहर से निकालोगे, उसको कट करोगे, उसको फिर प्लाज्मिड या वेक्टर की सहायता से किसी होस्ट में डालोगे, वहां पर कल्चर करोगे, निकालोगे और खूब सारी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करने के बाद, प्यूरिफिकेशन करने के बाद उसको मार्केट में लाकर लॉन्च कर दोगे। ये पूरी प्रक्रिया जो होती है, यानी कि पहली बार बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। नाउ दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो पहला एंजाइम यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा। दूसरा आएगा डीएनए लाइगेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू, है ना। और ये होता है मॉलिक्यूलर ग्लू, और ये क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर सीजर। ये क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर कहलाता है। आगे, है ना, हाँ, एप्रोप्रिएट प्लाज्मिड या वायरल वेक्टर्स का सहारा लेंगे, किसके लिए, to isolate the foreign DNA into the host organism, expression of the foreign gene, purification of the gene products, it means the functional protein and the finally making the suitable formation of the marketing। वही बात किया, क्या किया, फॉरेन डिजायर डीएनए को निकाला, कट किया, वेक्टर की सहायता से होस्ट में ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद उसके अंदर कल्चर कराया, फिर उसको खूब सारे कॉपी बनाई, निकाला, आइसोलेट करने के बाद प्रोसेसिंग करी, उसका प्यूरिफिकेशन किया, फिर मार्केट में ला करके लॉन्च कर दिया। तो द लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ बायोरिएक्टर्स। और बायोरिएक्टर्स एक तरीके से वो मशीन है बेटा, वो मशीन्स होती हैं, है ना, वो वेसल है एक तरीके से, ये कोई मशीन क्या ही, इसको वेसल कह सकते हैं, जहां पर लगभग, है ना, 100 से लेकर के, है ना, 1000 लीटर तक का कल्चर हम लोग ग्रो करा सकते हैं। ठीक है। और बायोरिएक्टर्स पास क्या होते हैं, सारे के सारे ऑल सुटेबल जो भी आपकी इन्वायरमेंट चाहिए, जितना भी सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए वो सब प्रोवाइड करता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया, चाहे पीएच हो गया, चाहे ऑक्सीजन हो गई, ये सब कुछ प्रोवाइड करेगा ताकि इसकी ग्रोथ वहां पर हो पाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है बायोटेक्नोलॉजी क्या है भैया, है ना, एंड डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द मेडिसिन। कह दीजिए कुछ बड़ी बात नहीं है भैया, तुरंत एक्सप्लेन कर देता हूं। आइए, biotechnology is the branch of science in which there is a use of living systems and organisms to develop product or any technological application to modify the product from the specific use। किसी भी ह्यूमन वेलफेयर के लिए आप चाहे ह्यूमन की सेल को, प्लांट की सेल को, प्लांट खुद इटसेल्फ, है ना, कोई भी माइक्रोब्स या उसके प्रोडक्ट्स, उन सब का इस्तेमाल करके उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर आप ह्यूमन वेलफेयर के लिए कुछ भी चीज़ें यूज करते हैं तो वो सब कुछ किस में आएगा बेटा, वो सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। तो जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो इंक्लूड करती है किसको, रिकॉम्बिनेंट जीन को, जिसको हम लोग आरडीएनए कहते हैं। ठीक है। टेक्निक अप्लाइड इम्यूनोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स, थेरेपीज एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है। डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट में इसका इस्तेमाल हो रहा है, दवा बनाने में बहुत सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, इम्यूनोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं। तुमसे स्पेशली पूछा है मेडिसिन में, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन को एक्सप्लेन कर लेते हैं, आंसर खत्म कर देते हैं। इट हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंट रोल इन द मेडिसिन और हेल्थ इंडस्ट्री, जैसे इट गिव्स मोर सेफ एंड द इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशंस, जैसे प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है आजकल अपने हर एक घर में भर भर के शुगर पेशेंट है, तो उनके लिए इंसुलिन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, यही कर रहा है। जीन थेरेपी कराना है, बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द जेनेटिक डिजीज, तुम्हारे किसी भी जेनेटिक डिजीज को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, जीन की थेरेपी करानी है, तो आपको बायोटेक का सहारा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द बायोटेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द रोल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अगेन वही क्वेश्चन, लेकिन इस बार रोल पूछ रहा है किसमें, एग्रीकल्चर में। तो बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्निक बाय व्हिच देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स और द प्रोसेसेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और देयर एंजाइम एक्सट्रैक्टेड। पिछले डिफिनेशन सेम बायोटेक्नोलॉजी की आप दे दोगे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी पूछा है तो उसकी डिफिनेशन तो बदल लेने वाली है, वो आप अपने हिसाब से, वर्ड्स का खेल होता है, जितना बढ़िया जो शब्दों का खेल खेल ले गया, जितना बढ़िया जो शब्दों को एक्सप्रेस कर लिया गया, है ना, जिसने जितने अच्छे से आपके आंसर लिख दिए, समझ लीजिए वही विजेता है, उसी में काम होता है।
वो बढ़िया काम कर ले जाएगा। बात समझ गए? तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, जितना ही बढ़िया आंसर लिख पाना है, ये समझ लीजिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे, तो द यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर नाउअडेज हैज बीन प्रूवन टू बी बोर्न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, है ना। तो सबसे पहला क्रॉप्स के लिए तो बहुत वरदान है, क्योंकि पता है आजादी के बाद हमारे पास क्या हुआ बेटा, पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी, लेकिन प्रोडक्शन उस स्तर पर नहीं बढ़ा। तो हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल टर्म इस्तेमाल करने पड़े। बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई वैरायटी ऑफ द जीन्स द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इंक्रीजेस। हमने क्या किया, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ाया। मेनी फील्ड मोर बाय द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और ये ऐसा कैसे किया हम लोगों ने, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो नाउअडेज द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएमओ या जीएमसी जिसको कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इज इनहांसिंग फ्रॉम व्हिच हाई यील्ड क्रॉप हैज बीन प्रोड्यूस्ड व्हिच आर फ्री फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उन पर ना किसी बैक्टीरिया का असर होगा, ना ही कोई वायरस, ना ही कोई पेस्ट का, ना ही कोई इंसेक्ट का, कोई इनको बर्बाद नहीं कर पाएगा, कोई इनको बीमारी नहीं हो पाएगी। एंड इट्स इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस आर गिवन बिलो। कौन कौन से, जैसे एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और मेनली एग्रीकल्चर है वो किस पर बेस्ड हो गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, है ना। और अब पूरी तरीके से जो क्रॉप्स है ना, वही मॉडिफाइड है, उनके अंदर ऑलरेडी हमने इतनी क्षमता डाल दी है कि वो किसी भी स्ट्रेस को, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को, चाहे वो बहुत हाई पीएच हो, हाई सैलिनिटी हो, ड्रॉट कंडीशन हो, है ना, पानी ज्यादा हो गया, तो उन सब चीजों को वो बर्दाश्त कर लेंगे। तो इन प्रेजेंट डे द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज द इन द मेडिसिन साइंस ट्रीटमेंट, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बायोलॉजिकल रेमेडीज, डिस्पोजल ऑफ द वेस्टेज एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। बहुत सारे फील्ड में इनका खूब सारा रोल बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। और हम लोग को पता है भैया, अगर ये नहीं होती तो वैक्सीन वगैरह जो इतनी तेजी से बन जा रही है, कैसे हो पाती। कोविड हुआ, है ना, तेजी से सारी वैक्सीन हम लोग को मिल गई, कैसे, तो पता है ना, टेक्नोलॉजी बायोलॉजी में भी आ चुकी है। दैट्स योर बायो टेक्नोलॉजी। वरदान है ना, अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा एकदम बूस्टअप हो रहा है, मज़ा आ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर लेंगे, वीडियो को लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं बार बार कहता हूं, जितना अच्छा कंपटीशन क्रिएट होता है उतनी अच्छी मज़ा आती है, उतना ज़्यादा पढ़ाई में मज़ा आती है। और कमेंट सेक्शन में आप सब जरूर लिख के बता देंगे कि अगली कौन कौन सी वीडियोज़ आप चाहते हैं, क्या क्या बायोलॉजी में दिक्कत आ रही है, खास करके इंग्लिश मीडियम वाले, है ना, वो आप बोल सकते हैं भैया कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है सर, यहाँ पे हो रही है। हिंदी मीडियम वाले भी आप समझ बेहतर सकते हैं, आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, समझा तो मैं आपको हिंदी में ही रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट लग रही आप नीचे सेक्शन में बता सकते हैं। आगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। पहला, हाउ आर द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूजफुल, और दूसरा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इन दोनों पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की चर्चा अभी हमने की है। ये क्या है, ये टॉलरेंट है किसी भी हर्बिसाइड्स, यानी कि केमिकल को बर्दाश्त कर लेती है। और क्या करेंगे, सो हेल्प फार्मर्स टू कंट्रोल द वीड विदाउट डैमेजिंग द क्रॉप। in this way there is a no harm to the soil texture, so do not affect the soil fertility। तुमको पता है, अगर हम इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें या हम लोग वीडीसाइड का इस्तेमाल करें तो क्या होता है, जो इंसेक्टिसाइड और वीडीसाइड्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग छिड़काव तो कर देते हैं सॉइल पे, लेकिन सॉइल पे छिड़कने के बाद ये क्या होगा बेटा, ये फसलों पर छिड़कने के बाद ये क्या होगा, सॉइल में जाएगा। और सॉइल में जाने के बाद पानी बरसा तो आसपास की वाटर बॉडी में जाएगा, आसपास की वाटर बॉडी में गया, वहां भी पोल्यूशन कॉज करेगा, आपके सॉइल को भी पोल्यूशन कॉज करेगा। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, वहां पर हम लोग जीन्स को ही मॉडिफाई करके क्रॉप में डाल दिए। तो अब जो क्रॉप है आपकी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गई, वो पहले ही उन सब चीजों को झेल लेगी। तो जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर हम क्रॉप की बात कर रहे हैं। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं बेटा, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बढ़ेगा, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड देंगी, क्वालिटी क्वांटिटी सब बढ़ रही है। और पेस्टिसाइड्स यानी केमिकल्स पर बहुत डिपेंडेंसी नहीं है, अब ये खुद ही सब चीज़ों को झेल ले रही है, ठीक है। ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू हो जाएगी, फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, डिजीज रेजिस्टेंट है, इनके ऊपर बीमारी नहीं हो रही है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट इस पर अटैक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दूसरा जो शॉर्ट नोट लिखना था, हमको लिखना था ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पर, जो कि क्या कहलाता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, है ना, STH, या इसी को हम लोग कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, GH, है ना।
तो इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी एंड एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तुम्हारी बॉडी जो ये बड़े हुए हो ना, जो आज इतने बड़े होकर अपना घूम टहल रहे हो, बढ़िया अच्छे से रील उल डाल रहे हो, उधर उधर शेयर कर रहे हो, अच्छे अच्छे दिख रहे हो ना बेटा, ये सब किस वजह से? ये सब ग्रोथ हार्मोन की वजह से, पिट्यूटरी देवी की कृपा है, प्रणाम कर लो इनको, ठीक है। हाँ, कि अच्छा ग्रोथ हार्मोन निकालते हैं। कुछ लोग ऐसी की वजह से ऐसे रह जाते हैं ना, छोटे मोटे, मोटे तो मतलब मेरे जैसे, छोटे तो अच्छे भी होते हैं। चलो, इट स्पेशली हेल्प इन द इलोंगेशन ऑफ द बोन्स एंड स्केलेटल मसल्स। तो डिफिशियंसी अगर इसकी हो गई, इसकी कमी हो गई, पहली चीज तो तुम्हारी बोन्स को भी ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, तुम्हारी मसल्स को भी ग्रोथ प्रोवाइड कराएगा। लेकिन अगर इसकी कमी हो गई तो बच्चे जो होते हैं खास करके वो ड्वार्फिज्म यानी बौनापन, उनके अंदर क्या हो जाएगा? बौनापन हो जाएगा। और अगर ये ज्यादा हो गया, अगर ये बहुत ज्यादा सिक्रीट हो गया तो क्या होगा? जिंजैटिज्म, है ना, इसको बोलते हैं भीम का शरीर, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, जैसे भीम थे महाभारत में वो एकदम, हाँ और बताओ क्या कर रहे हो, है ना, तो जहां जाओगे पता लगा डर जाएंगे, अरे भाई शाबाश। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द एडॉप्टेशन? चलो अब देखो, किसी भी पढ़िए, इकोलॉजी में हम लोग इंटर कर गए, अब हम लोग कहाँ पहुंच गए बेटा? इकोलॉजी में। ये लास्ट यूनिट है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं, लगभग हर एक चैप्टर से एक एक इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द अडॉप्टेशन? डिस्क्राइब द अडॉप्टेशन ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फॉर बोथ प्लांट एंड द एनिमल्स। एडॉप्टेशन मतलब होता है कहीं ढल जाना, सिंपली, है ना, कहीं पर ढल जाना, मतलब ढल जाना वो सूरज वाला नहीं, सुबह निकला शाम को ढल गया, किसी के अकॉर्डिंग ढल जाना, है ना। अब जैसे समझ रहे हो ना, आजकल बहुत लोग ढलते रहते हैं, हेलो क्या कर रही हो, कैसे क्या कर रही हो, है तो वो बोल रहे हैं हमें तो मिर्चा नहीं पसंद था। अच्छा, अभी चाहे भर भर के मिर्चा खा रहे हो, लेकिन शुरुआती में बात है माहौल बनाना है। हाँ मुझे भी तो बिल्कुल नहीं पसंद है यार, सही बात है, मैं भी कभी नहीं खाता है। और उसके बाद क्या पता वो बोल दी मुझे तीखा बड़ा पसंद है, ये कभी नहीं खाया है तीखा, वो भी बोल दिया उस चक्कर में माहौल बनाने के लिए। हाँ तीखा तो मैं भी खाता हूँ, गए रेस्टोरेंट बना लिया उसने बढ़िया, चिली सॉस पोटैटो है, अब मंगाओ खाओ भरो चीजी करो, समझ गए? तो ये अडॉप्टेशन है, ढल रहे हो भैया, उनके अकॉर्डिंग ढल रहे हो। लेकिन फिलहाल ये दूसरा अडॉप्टेशन है, ये तो दैनिक जीवन का अडॉप्टेशन है। आइए, तो अडॉप्टेशन इज द मार्फो एनाटॉमिकल चेंजेस, तुम्हारी बॉडी में, यानी कि एक्सटर्नल चेंज भी हो सकता है और एनाटॉमी मतलब इंटरनल चेंज भी हो सकता है। किसके? ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू सूट विद द एनवायरनमेंट, आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी जो चेंज हो रहा है वो सब क्या है? आपका एडॉप्टेशन है। तो एडॉप्टेशन कंट्रीब्यूट टू द फिटनेस एंड सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? आपके फिटनेस पर और आपके इंडिविजुअल्स के सर्वाइवल पर। जहां रहना है, जिस माहौल में रहना है, उस हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। नाउ हम पहले एक्वाटिक एनिमल्स की बात कर लेते हैं और फिर इन्हीं से पूछा है प्लांट का भी और एनिमल्स का भी। तो पहले एनिमल की बात करें तो व्हेन एनिमल्स लिव इन द वाटर दे मस्ट हैव द स्पेशल अडॉप्टेशन टू हेल्प द सर्वाइव इन द एक्वाटिक हैबिटेट। जैसे इफ एनिमल स्पेंड्स मोर टाइम इन द वाटर तो द मोर अडॉप्टेशंस द एनिमल विल हैव फॉर द एक्वाटिक लाइफ। अगर वो ज्यादा लाइफ में रह रहे हैं, एक्वाटिक लाइफ में रह रहे हैं, पानी में रह रहे हैं, तो उनके अंदर खूब ज्यादा एडॉप्टेशन करना पड़ेगा। जैसे स्ट्रीम लाइन बॉडी, जैसे फिशेज होती है, उनकी बॉडी देखो ऐसे होती है, फ्लैट, है ना, ताकि वो वहां पे फ्रिक्शन कम हो और वो इधर उधर मूव कर पाए। रिड्यूसेस द फ्रिक्शन व्हेन द एनिमल्स मूव थ्रू आउट द वाटर, है ना। और दूसरा क्या है? वेब्ड फीट है, फॉर्म्ड फ्रॉम द थिकन स्किन बिटवीन द टोज वर्क लाइक द पेडल्स, है ना। देखो इनको जो पैर होते हैं ना, उनके पैर कैसे होते हैं? वेब्ड फीट हो जाते हैं, ताकि तुरंत वहां पर पकड़ो। पानी में अगर पतला होगा तो धंस जाओगे, थोड़ा सा वेब्ड रहेगा तो छपक 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 करने में मजा आएगा। ये एडॉप्टेशन है। नाउ द थिन एंड द ट्रांसपेरेंट आईलिड्स, बहुत पतली होती है ताकि पानी आप, क्योंकि देखो आंख खोल के तो पानी में तैर नहीं सकते, तो आपकी आईलिड जो होती है बहुत पतली होती है ताकि आप तुरंत देख पाओ और आगे भाग पाओ। कवर द आई ऑफ द एनिमल्स व्हेन स्विमिंग इन द वाटर, इसको कवर करने के लिए पतली और ट्रांसपेरेंट आईलिड होनी चाहिए। आगे नॉस्ट्रिल्स गेट क्लोज व्हेन द एनिमल्स गो आउट ऑफ द वाटर, और नॉस्ट्रिल्स जो है ना ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो सांस लेनी है वो लंग्स जो है अक्सर क्या हो जाते हैं, वो गलफड़े में सिचुएटेड हो जाते हैं। बताओ इन प्लांट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा, और प्लांट में चीजें क्या होती है? एरेनकाइमा बदलती है। एरेनकाइमा क्या बेटा? एयर कैरिंग पैरेनकाइमा, एयर कैरिंग पैरेनकाइमा मतलब ऐसे टिश्यू, ऐसे पैरेनकाइमा जहां पर एयर भर जाए, जिसकी वजह से उनके फ्लोटिंग लीव्स हो जाती हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं बॉयंसी, है ना, एक प्रॉपर्टी होती है बॉयंसी, पानी में तैरने की, है ना, जो तैरने की क्षमता है वो इसी वजह से आती है, जो पानी में तैरने की क्षमता है वो इसी वजह से आती है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है इकोसिस्टम क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ बार बार, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिए। ये 20 क्वेश्चंस जो आपके हैं, नो डाउट मान के चलिए एग्जाम के बाद इसी वीडियो पर आके कमेंट कर दीजिएगा कि गुरुजी क्या ही वीडियो आप ला दिए थे, कैसे ही बता दिए थे, ठीक है। ये मान के बैठो कि सेम कंसेप्ट पर आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिलने जा रहा है। ये टॉप वो सिलेक्टेड वीडियोज हैं जो कोई आपको यहीं से बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जाके आप देखिएगा, फिर हमसे मिलिएगा। नाउ डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो एन इकोसिस्टम इज द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिलेशनशिप अमंग द लिविंग रिसोर्सेज एंड हैबिटेट। तुम जहां रह रहे हो और तुम्हारे आसपास का जो एरिया है, ये सब एक तरीके से तुम्हारा इकोसिस्टम है। अब तुम जहां पर रह रहे हो मतलब वहां पर सिर्फ तुम ही लोग रह रहे हो, तुम्हारे साथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कंपोनेंट रह रहे हैं और दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, दोनों की जरूरत पड़ रही है एक दूसरे को। तो ये सब मिलकर क्या बनाता है, इकोसिस्टम बनाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम इंक्लूड्स द ऑर्गेनिजम्स एंड द फिजिकल फीचर्स of the environment including the amount of the distribution of the nutrient in the particular habitat। तो तुम्हारे पर्टिकुलर एरिया में क्या फिजिकल फीचर्स है, कैसे है, नदी, पहाड़, झरने, सब कुछ है ना, पेड़ पौधे, तुम, कुत्ते, बिल्ली, गाय, सब लोग एक दूसरे से इंटरेक्टेड हो ना, तुम्हारा एक अच्छा सा इकोसिस्टम है। इट आल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट एरिया। और जहां पर इकोसिस्टम रिच है, जहां पर ज्यादा लोग रह रहे हैं, मतलब वो इकोसिस्टम कैसा है, अच्छा है, फेवरेबल है, तभी तो वहां लोग रह पा रहे हैं, तभी तो वो ग्रोथ है। तो वो क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में भी बताता है। और इसके जो कंपोनेंट हैं, आपको पता है इकोसिस्टम के दो, एबायोटिक में कौन कौन से आ गए, वही नदी, पहाड़, झरने, जो कुछ भी होता है बेटा, है ना। आपका टेम्परेचर, आपका पीएच, आपकी सॉइल, आपका वाटर, ये सब कुछ इसी में आ जाता है। और बायोटिक में हम लोग जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, ये सब कुछ आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग इन्हीं सब के से तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके आसपास की चीजें आपको अफेक्ट कर रही है। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, दे इंक्लूड द मिनरल, सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड ऑल अदर नॉन लिविंग एलिमेंट। बायोटिक में सारे लिविंग मेंबर्स जैसे प्लांट हो गए और एनिमल्स हो गए, और दे रिमेन इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स और फिर डिकम्पोजर्स। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। प्रोड्यूसर्स जो खाना बनाए, है ना, जो खाना बनाए यानी कि इनको बोलते हैं क्या, ऑटोट्रॉफ। ये क्या होते हैं बेटा, ऑटोट्रॉफ होते हैं। और हम जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपना खाना नहीं बना पाते, वो होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, है ना। और जो डेड एंड डीके चीजों पर खाएं वो है डिकम्पोजर्स। तो इन सब से मिलकर बना होता है तुम्हारा इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन, बायोडायवर्सिटी क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। What is the importance of the species biodiversity in the ecosystem and describe the reason for the depletion of the biodiversity। एक लंबा सा बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने बन के आ रहा है, इस पे आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। इकोलॉजी की एक खास बात क्या है, थोड़ा सा भी कंसेप्ट आप तैयार करके जा रहे हो, थोड़ा सा भी रट के जा रहे हो, तो आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट व्हिच टुगेदर मेक अ गुड एंड द हेल्दी एनवायरनमेंट। दैट्स इट, बात खत्म। तो तुम्हारे बायोडायवर्सिटी मतलब क्या हुआ कि एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के प्लांट और एनिमल्स एक साथ जहां रह रहे हों। अच्छा, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है जरा बताइए। इज द मेजर ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व्ड इन द पर्टिकुलर इकोलॉजिकल कम्युनिटी इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ स्पीशीज और द स्पीशीज डिस्टेंस इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। किसी पर्टिकुलर जगह पर, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आपकी किसी स्पीशीज यानी किसी भी जो वैरायटी है उसकी जो स्पीशीज रह रही हो वो देखने को मिल जाए, तो वो उसकी बताती है स्पीशीज डाइवर्सिटी को। जैसे मैंने क्या कहा कि 1 किलोमीटर की एरिया में जहां आप रह रहे हो, आप बताइए जरा कुत्ते कितने रह रहे हैं। 1 किलोमीटर के एरिया में तुमसे पूछ रहा हूँ, जरा बताइए बिल्ली कितने रह रहे हैं, है ना। अब 1 किलोमीटर के एरिया में बताइए जरा गेहूं के पेड़ कितने हैं, सरसों के पेड़ कितने हैं, नीम के पेड़ कितने हैं। तो पर्टिकुलर स्पीसीज को हम पकड़ के तुमसे पूछ रहे हैं, ये उसकी स्पीसीज बायोडायवर्सिटी को बता रही हो, समझ गए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे दिया, वुडलैंड फॉरेस्ट कंप्राइजिंग 4 to 5 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज। उनके पास 4 से 5 अलग प्रकार के जो है पेड़ पाए जाते हैं वुडलैंड फॉरेस्ट में। इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन द लॉस ऑफ हैबिटेट, सबसे पहला कह रहे हैं घर से बेघर कर दो। बायोडायवर्सिटी लॉस क्या करना है, घर से बेघर कर दो। तो तुम्हें अगर तुम्हारे घर से बेघर कर दिया जाए, यानी तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाए, तो तुम रहोगे कहाँ,
भाई अगर सबका घर छीन लिया जाए तो ये तुमको पता है कि आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे ही गड़बड़ हो जाएंगे, मर जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। सबसे बड़ा रीजन क्या है बेटा, लॉस ऑफ हैबिटेट है। आगे, द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज, दूसरा रीजन, पहला ये हो गया। दूसरा, अब कोई बाहर से ले आओ, कोई बाहर से नया स्पीसीज ला कर दे दो। अब बाहर से नई स्पीसीज अगर आ गई तो वो क्या करेगी, कंपटीशन क्रिएट करेगी। और जब कंपटीशन होगा तो कंपटीशन में होता है, इन पे खाने पीने में कंपटीशन में होता है नुकसान, है ना, कंपटीशन में नुकसान होगा। तो यहाँ पर चांसेस क्या है, ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज्यादा उनका इस्तेमाल कर लो। अब तुम पता लगा कोई गाय अच्छा दूध दे रही है, उस गाय का इतना इस्तेमाल करो, इतना इस्तेमाल करो, गैये मर गई, है ना। पोल्यूशन क्रिएट कर दो तब भी मरेंगे, क्लाइमेट चेंजेस हो जाएगा, तो ये सब, या ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो ये सब सारे कारण बनते हैं जिसकी वजह से आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस होती है। आप और अच्छे से लिखना चाह रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है। इन सबको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो, इन सबको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको टॉप 20 वो क्वेश्चंस ला कर दिया हूं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उनसे लिमिटेड कंटेंट्स भी आपको ला कर दे दिया हूं। हालांकि ये नहीं है कि इतना नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, आराम से मिलेगा। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, नंबर उनको और अच्छा मिलता है जो टीचर प्लस बुक प्लस अपना दिमाग तीनों का मिश्रण करके नोट्स तैयार करते हैं। ठीक है, तो टीचर आपको गाइड करता है, बुक आपको कंटेंट देती है, और आपका दिमाग आपको आगे ले जाता है। तो तीनों का मिश्रण करिए, नंबर अच्छे से बनाइए। समझ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिंपल सा है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना। अब देखो, एक लाइन में लिखेंगे, द फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट, जो कि कैसा है बेटा, हैप्लॉइड, एंड फीमेल गेमीट, वो भी कैसा है, हैप्लॉइड, टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। क्या होता है बेटा, डिप्लॉयड जाइगोट बनाना है, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, है ना। इसको हम लोग सिनगैमी के नाम से भी जानते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग सिनगैमी टर्म भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग फीमेल के मेल और फीमेल गमीट को फर्टिलाइज कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं जो मेल है और जो फीमेल है, इन दोनों की कहानी अलग है। मेल से हमें क्या आएगा, गमीट मिलेगा, ये तुम्हारे थे पेरेंट, है ना। ये क्रॉस भी आप वहाँ दिखाएंगे। अब मेल ने हमें कौन सा गमीट दिया, स्पर्म दिया बेटा, है ना, ये था आपके स्पर्म्स। और फीमेल ने हमें क्या दिया, ओवा, ये था हमारा ओवा। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में होगा फ्यूजन, इनका क्या होगा, फ्यूजन। और फ्यूजन होने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, एक बड़ी सी सेल बन के तैयार होगी जो कि डिप्लॉयड होगी, और इस सेल को हम लोग बोलेंगे प्यार से जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट। यही जाइगोट आगे चल के बदलेगा किसमें, तो आप बोलेंगे गुरुजी एम्ब्रियो में। इसका डेवलपमेंट होगा तो ये बदल जाएगा किसमें, न्यू ऑर्गेनिज्म में। यही आगे चल के आगे नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। हालांकि आगे हम इसको और बढ़ाएंगे, इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है ना। अब देखो, इसको टाइप्स की तरफ बढ़ेंगे। टाइप्स में जब जाएंगे तो दो तरीके से आपको लिखना है। आप क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एक लिखेंगे दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या होता है अंतर, आपको पता होना चाहिए। अब इंटरनल क्या होता है, ये क्या होता है, अकर्स विद इन द बॉडी। ये क्या होता है बेटा, ये बॉडी के अंदर होता है। एग्जाम्पल जैसे रख लो, ये ह्यूमंस वगैरह हो गए, ये ह्यूमन के अंदर होता है। और एक्सटर्नल क्या होता है, अकर्स आउटसाइड द बॉडी। जैसे एग्जांपल्स हो गए एक्वेटिक एनिमल्स, है ना, जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें खास करके पानी में होता है, बाहर होता है। तो इस तरीके से आप फर्टिलाइजेशन पे और कंटेंट ऐड करके इनको दे सकते हैं। ठीक है, करेक्ट है। जो फाइनल क्वेश्चन है आज का, वो आपके पहले चैप्टर से था। मैंने इसको सोचा कि पहले हटाया जाए, लेकिन क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है और पहला ही क्वेश्चन है पहले ही चैप्टर का, तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। मुझे लगता है इसको बताने की आवश्यकता आप सबको है नहीं, आप सब बहुत
समझदार हैं और ये कर लेंगे, ठीक है ना। तो करना क्या है, रिप्रोडक्शन क्या होता है आपको पता है। एवरी ऑर्गेनिज्म हैव कैपेसिटी, जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव कैपेसिटी, every organism have capacity to produce its own कॉपी, अपने जैसा कॉपी प्रोडक्ट है ना, कॉपी प्रोडक्ट है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से ऑफ स्प्रिंग, है ना, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अब जब भी कभी रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करोगे तो इसको दो पार्ट में करोगे, रिप्रोडक्शन को तोड़ोगे यानी री प्लस प्रोडक्शन, ठीक है, अपने ही समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो इसके टाइप्स की जब बात करेंगे तो हम लोग टाइप्स में जाएंगे, टू टाइप्स, और टू टाइप्स में एक होता है पहला एसेक्सुअल और दूसरा होता है बेटा सेक्सुअल, है ना। जब एसेक्सुअल की बात करें तो ये क्या लिखते हैं, फ्रॉम द सोमेटिक पार्ट, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सोमेटिक पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर फ्रॉम द जर्म सेल्स, यहाँ पर हम लोग जर्म सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब इनके बीच में डिफरेंस आप तुरंत एक्सप्रेस कर दीजिएगा, एक तरफ लिखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी तरफ आप डाल दीजिए बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जब आप इनके आंसर लिखना शुरू करेंगे तो एसेक्सुअल कैसा होता है, सबसे पहले याद रखना ये जो होता है सिंपल होता है, ये बहुत ही सिंपल होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कॉम्प्लेक्स होता है, पहली चीज। दूसरा चीज, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है सिंगल पेरेंट का, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिंगल पेरेंट, है ना। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, टू पेरेंट है, यहाँ पर कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ये थोड़ा सा जल्दी होता है, ये फास्ट प्रोसेस है, और ये कैसी है, ये स्लो प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है। यहाँ पर वेरिएशन जो है वो देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर वेरिएशन देखने को बिल्कुल मिलता है। यहाँ पर क्लोन बनते हैं, यहाँ पर क्लोन बनते हैं, यहाँ पर क्लोन नहीं बनते। यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम द सोमेटिक सेल ऑफ बॉडी, है ना, यहाँ पर फ्रॉम द जर्म सेल ऑफ द बॉडी, ये जर्म सेल या इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ गए। तो ये रहा आपका इसका आंसर, इसको और अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो, बहुत सारा आपके पास कंटेंट रहेगा एक्सप्लेन करने की, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये सारा पूरा का पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, मज़ेदार सेशन रहा होगा, आपको मज़ा भी आई होगी, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपके लिए लाए थे, और ऐसे और भी सेशंस बहुत जल्दी हम लेकर आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा लोगों के साथ शेयर करिए, अपने स्टूडेंट्स, अपने भाई बहन, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर, है ना। और कनेक्टेड रहिए हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, पढ़ाई को जारी रखें। नमस्कार।